अगर मैं कमज़ोर मर्द होता तो तुम इस तरह मेरे सामने खड़े होकर यूँ चिल्ला न रही होती। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी बोलती बंद करवा दूँ। तुम एक और लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं रहोगी मेरे सामने, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं अहान रज़ा मीर हूँ, जिसे खुद पर और अपने नफ्स पर पूरा कंट्रोल है। तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है ना? तुम्हारे नज़दीक मैं एक बद किरदार इंसान हूँ। तो ठीक है, तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। और ना ही मैंने आज तक कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश की है, और ना अब तुम्हारे सामने करूँगा। अहान गुस्से से अशमल की तरफ देखते हुए बोला। और हाँ, एक और बात, बोला अहान अशमल के बेइंतहा करीब आते बोला। शदीद गुस्से में होने की वजह से उसके इतने करीब आने पर भी अशमल पीछे न हटे थे। दोनों आंखों में आंखें डाले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक की आंखों में गुस्सा और बेपनाह नफरत थी, जबकि दूसरे की आंखों में गुस्से के पीछे छुपी बेपनाह चाहत थी, जिसको आज पहली दफा उसने खुद जाना था। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज तो तुमने तलाक का नाम लिया है, लेकिन आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे निकाह करते वक्त भी मेरा यही इरादा था, और अब भी मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ने वाला। चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की हो या ना हो, तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी में ही रहोगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जो बात वो आज उसे बेहद चाहत और मोहब्बत से कहने वाला था, वही बात बेइंतहा गुस्से में कहते वहाँ से निकल गया था। अशमल उसकी इन बातों का अपने मुताबिक मायने अखज़ करती गुस्से से पेचोताप खा के रह गई थी। वो इतना तो जानती थी कि वो गुस्से का कितना तेज़ है, इसलिए उसे गुस्सा दिलाकर अपने हक में फ़ैसला करवाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्ट हो गया। काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें सफ़र करते हुए, जब अशमल ने थक कर सर को सीट की पुश्त से टिका दिया था। हान लब भीजे खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसने एक बार भी अशमल की तरफ नहीं देखा था। हमेशा गांव आते जाते ड्राइवर ही गाड़ी चलाता था, लेकिन इस बार अहान खुद ड्राइव कर रहा था। 2 दिन से उन लोगों की आपस में कोई बात नहीं हुई थी। अशमल तो पहले भी उससे कोई बात नहीं करती थी, लेकिन 2 दिनों से अहान ने भी उसे मुखातिब नहीं किया था, जिसकी अशमल को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। आज सुबह अहान ने उसे शहर जाने के लिए तैयारी करने का कहा था, जिसमल अशमल ने बगैर जवाब दिए खामोशी से अमल किया था। शहर दाखिल होते ही अहान ने गाड़ी अशमल के घर के रास्ते पर डाल दी थी, जिस पर अशमल ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। उसे अहान से इतनी मेहरबानी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आन ने गाड़ी घर के सामने रोकी थी। गाड़ी रुकते ही बगैर उसकी तरफ देखे अशमल गाड़ी से उतर गई थी और उसी खामोशी से घर के गेट की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार भी पलटकर अहान की तरफ देखने या उसे अंदर आने के कहने की जहमत नहीं की थी। अहान अच्छे से अशमल के नज़दीक अपनी अहमियत जानता था, लेकिन फिर भी दिल को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद एक बार खुद से मुखातिब कर ले। लेकिन फिर अपने दिल नदा की इस ख्वाहिश पर हंसते अहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप ही, मम्मा देखिए आप ही आई हैं। उमा अशमल को अंदर दाखिल होते देख खुशी से चिल्लाते उसकी तरफ बढ़ी थी। कैसी है मेरी बहना? अशमल उसे गले लगाते प्यार से बोले। मामा बाबा ऑफिस गए हैं क्या? अशमल सबसे मिलकर ड्राइंग रूम में बैठते बोले। नहीं, वो ऑफिस नहीं गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मामा क्या हुआ बाबा को? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अस्मा बेगम की बात पर अशमल ने परेशानी से उनकी तरफ देखते अपनी जगह से उठी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई लेकर सोई हूँ। सलमान साहब के रूम में दाखिल होते अस्मा बेगम धीरे से बोली थी। अशमल कुछ देर उनके पास बैठे फिक्रमंदी से उनकी तरफ देखते रही। वो उसे पहले से काफ़ी कमज़ोर लगे थे। थोड़ी देर बाद अस्मा बेगम के कहने पर वो उठकर उनके साथ बाहर आई। मामा बाबा की इतनी तबीयत ख़राब थी और आप लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अशमल अस्मा बेगम की तरफ देखते शिकवा के नाल लहजे में बोली। मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें इस तरह कॉल करके बुलवाना। पहले तो मुझे ये बताओ, अहान उसके घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अस्मा बेगम उसका हाथ थामते फिक्रमंदी से बोली। जब अशमा ने उन्हें वहाँ गुजरे तमाम हालात के बारे में बताया था, सिवाय अहान से हुई अपनी आखिरी लड़ाई के, उसकी बात सुनकर अस्मा बेगम की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। उन्हें अहान पहली नज़र में ही इतना बुरा नहीं लगा था। बेटा जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। वो जैसा भी है अब तुम्हारा शौहर है, और मेरे मुताबिक उसके ये सब करने का तरीका गलत था, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है। तुम इन पिछली तमाम बातों को भूलकर उसे दिल से कबूल कर लो। अब यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अस्मा बेगम उसे प्यार से समझाते हुए बोली, जब उनकी बात पर अशमा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा था और उसे अस्मा बेगम से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मामा आप जानते भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप मुझे उस इंसान का कबूल करने का कह रही हैं जिसने हर जगह मेरा तमाशा बना कर रख दिया। बाबा की इस हालत का जिम्मेदार भी वही शख्स है। मैं शदीद नफरत करती हूँ उससे, मज़ीद उसके साथ नहीं रह सकती। अशमल नाराज़गी से उनकी तरफ देखते हुए बोली। अशमल तुम इस वक्त सिर्फ जज्बाती होकर सोच रही हो, लेकिन मैं इतना गलत फैसला तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगी।
اگر اس کی وجہ سے ہمارا تماشا بنا تھا تو اب پہلے سے زیادہ عزت بھی اسی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ وہی خاندان والے جنہوں نے اس طرح نکاح کا سن کر ہم سے بائیکاٹ کر لیا تھا، پتہ چلتے ہی کہ تمہارا نکاح حسنین رضا میر کے بیٹے احان رضا میر سے ہوا ہے، کتنی دفعہ ہمارے گھر کے چکر لگا چکی۔ اتنے بڑے خاندان کے ساتھ نام جڑ جانے کی وجہ سے اب پہلے سے بہت زیادہ عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ تم ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہ رہی ہو، اور تمہارے بابا کی طبیعت کا ذمہ دار اگر تم اسے ٹھہرا رہی ہو تو سوچو، وہ یہ سب تو پھر بھی برداشت کر گئے، تمہارا اتنا بڑا فیصلہ کیسے سہ پائیں گے؟ اسما بیگم کی حقیقت بیان کرنے پر اشمل نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، آپ چاہتی ہیں میں اپنی پوری زندگی کمپرومائز کرتے اس شخص کے ساتھ گزار دوں جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں؟ ماما، ہمیشہ عورت کے لیے یہ سب مجبوریوں کمپرومائز کیوں ہوتا ہے؟ حالات کے آگے ہمیشہ عورت ہی بے بس کیوں ہوتی ہے؟ بولے اشمل آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بے دردی سے جھڑکتے ہوئے بولے، اشمل میری جان، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، کبھی تمہیں کوئی ایسا مشورہ نہیں دوں گی جس سے تم دکھی ہو۔ یہ تمہارے آنے والی زندگی میں بہت مشکلات ہیں، لوگوں کو تم سے اچھے سے سمجھتی ہوں۔ اگر احان برا ہوتا اور غلط ارادے سے تمہاری طرف بڑھتا تو یوں اپنے بڑوں کو بھیج کر ہمارے گھر رشتہ نہیں بھجواتا۔ میں مانتی ہوں ضد میں آ کر اس نے جس طرح نکاح کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن پھر اس نے سب کے سامنے تمہیں اپنا کر عزت دے کر اپنی غلطی کا کسی حد تک ازالہ بھی کر دیا۔ تمہیں اسے ایک اور موقع ضرور دینا چاہیے۔ اسما بیگم کی بات پر اشمل نے بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ ان کی ہر بات سنی اور مانی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب بھی رہی تھی، لیکن اس بار اس کا دل ان کی بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میرے خیال میں آپ کو امی کی بات ماننی چاہیے۔ اسے خاموش دیکھ کر اسما بیگم وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ جب ہما اس کے پاس آتے بولی، کیوں، تمہیں بھی وہ شخص برا نہیں لگتا کیا؟ اشمل نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ وہ واقعی میں ویسے، ہما پلیز، مجھے اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اشمل اس کی بات سنے بغیر جلدی سے وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، کیونکہ اس وقت اسے وہ شخص زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ پلیز میری بات تو سن لیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہما نے پھر بولنا چاہا تھا، لیکن جب اشمل اس کی بات سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پاپا، آپ اس طرح بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اشمل سلمان صاحب کے پاس بیٹھتی ان کی طرف دیکھتے فکر مندی سے بولی، اب میری بیٹی آ گئی ہے نا میرے پاس، میں اب جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سلمان صاحب اس کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھ کر آسودگی سے بولے۔ اشمل کو آج 5واں دن تھا وہاں آئے ہوئے۔ سلمان صاحب کی طبیعت کے خیال سے اس نے ان کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ احان کے ساتھ خوش ہے، اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے۔ اس کے لیے سلمان صاحب کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اب وہ شخص کے پاس واپس نہیں جائے گی، لیکن اسما بیگم سے بات کرنے کے بعد اور سلمان صاحب کو دیکھ کر وہ اپنا فیصلہ بدل چکی تھی۔ وہ اتنی خود غرض نہیں بننا چاہتی تھی کہ اپنی خوشیوں کی خاطر اپنوں کو مزید کوئی تکلیف پہنچائے۔ پہلے ہی اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشانی اٹھا چکے تھے، لیکن احان رضا میر کو اس نے ابھی بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے دل میں موجود نفرت ابھی بھی قائم و دائم تھی۔ پاپا، یہی آپ کی بیٹی ہے نا؟ ہم تو جیسے آپ کو کچھ لگتے ہی نہیں۔ سلمان صاحب کی بات پر ہما مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ جب اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ آہت کمرے میں آتا اشمل سے بولا جب وہ اس کی بات پر سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ جی مما، آپ نے بلایا؟ اشمل کچن میں ان کے پاس آتے بولی، اشمل، احان کو کال کرو اور رات کے کھانے پر بلاؤ۔ اسما بیگم کی بات پر اشمل نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، اب ڈنر پر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بھی عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو، اشمل ناگواری سے بولی۔ اشمل، وہ شوہر ہے تمہارا اور اس گھر کا داماد، جتنا جلدی تم اس رشتے کو قبول کرو اتنا اچھا ہے، اور تمہارے پاپا بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسما بیگم اسے تنبیہی انداز میں کہتے فون اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے ناچار اشمل کو پکڑنا پڑا تھا۔ اللہ جی، پلیز وہ کال ہی اٹینڈ نہ کرے اور نہ ہی یہاں آئے۔ میں کم از کم 1 مہینے تک تو اس کی شکل بالکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اشمل نے فون کان سے لگاتے دعا کی تھی۔ پہلی بار پر کال اٹینڈ نہیں کی گئی تھی۔ اشمل اپنی دعا قبول ہونے پر خوش ہوئی تھی جب اسما بیگم نے اسے دوبارہ کال کرنے کا کہا تھا۔ دوسری بار پر کال اٹینڈ کرتے احان کی گمبھیر آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ احان میٹنگ میں بزی ہونے کی وجہ سے پہلی کال اٹینڈ نہیں کر پایا تھا، لیکن پھر اشمل کے گھر کا نمبر پہچانتے اس نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ ماما تمہیں آج رات ڈنر پر بلا رہی ہیں۔ بغیر کسی سلام دعا کے اس کی آواز سنتے اشمل فوراً بولے۔ جب اس کی بات پر اسما بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ اشمل کی آواز سنتے اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس سے زبردستی بلوایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ اسما بیگم اشمل کے ہاتھ سے فون لیتے احان سے بات کرتے بولی۔ بیٹا، آپ اس دن بھی اشمل کو چھوڑ کر باہر سے لوٹ گئے اور اس کے بعد آئے بھی نہیں، لیکن آج آپ کو ڈنر ہمارے ساتھ کرنا ہوگا۔
सलाम दुआ के बाद अस्मा बेगम मुझसे बोली। अशमल वहीं खड़े उनके तासुरात से समझना चाह रही थी कि वो क्या कह रहा है। ठीक, ओके बेटा, फिर हम आपका इंतज़ार करेंगे। उससे बात करते फ़ोन बंद करती वो अशमल की तरफ मुड़ी थी। अशमल, अहान आज शाम को आ रहा है, तुम्हारे बाबा भी होंगे। अहान से अच्छे से इज्जत से पेश आना और शोहर को तुम कहकर नहीं आप कहकर मुखातिब करते। अस्मा बेगम की बात सुनती अशमल जल कर रह गई थी। मामा, आप लोगों का इतना बड़ा दिल हो सकता है लेकिन मेरा नहीं है। उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सर, मैं कम इन। अहान अपने सोचों में गुम बैठा था जब मैनेजर की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था और सर के इशारे से उसके अंदर आने की इजाज़त दी थी। सर, इस फाइल पर साइन कर दें। वो अहान के सामने फ़ाइल रखते बोला। सर, आज शाम 7 बजे की मीटिंग है आपकी फ़ारूकी साहब के साथ। फ़ाइल बंद करते उसने अहान को मुखातिब किया था। कैंसिल कर दो, मुझे ज़रूरी काम है, कहीं जाना है। अहान की बात पर सर हिलाते वो वहाँ से निकल गया था, ये जानते हुए भी कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो अहान से कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं कर पाया था क्योंकि उनके बॉस के पहले ही मिजाज नहीं मिलते थे और इन कुछ दिनों से तो वो ऐसे ही उन्हें उखड़ा उखड़ा सा लगा था। अहान को अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। पूरे 5 दिन हो चुके थे अशमल को देखे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि उसके बगैर दिल को संभाल ले कि अशमल उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका दिल मुकम्मल तौर पर उस संगदे लड़की का हो चुका था जो उससे बेहद नफरत करती थी। अहान ने गुस्से में अशमल से कह तो दिया था कि उसे कोई परवाह नहीं कि उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन दिल को शायद सिर्फ उसी की परवाह थी। आज तक अहान ने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी कि कौन इसके हवाले से क्या राय रखता है, लेकिन उस दिन अशमल से अपने लिए वो अल्फाज सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था। वो उसे बताना चाहता था वो इतना गलत नहीं है जितना वो उसे समझती है, लेकिन शदीद गुस्से और अना में कुछ कह नहीं पाया। घर के माहौल की वजह से उसने हमेशा ही घर से दूर रहने को तरजीह दी थी। इतने सारे अपनों के होते हुए भी उसने खुद को हमेशा तन्हा ही रखा था। अपने माँ बाप के दूसरों से रवा रखे जाने वाले सलूक ने उसे उनसे बदजन कर दिया था। हॉस्टल में रहते उसकी दोस्ती हमाद से हुई थी, जिसके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी नानी के साथ रहता था। हमाद की सोबत में वो गलत कामों की तरफ राग़िब हो चुका था। हमाद और उसके ग्रुप के लिए सिगरेट नोशी, शराब पीना और लड़कियों से दोस्ती करना आम बात थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी ये सब काम अपना चुका था, लेकिन हमेशा गैर लड़कियों से उसका ताल्लुक एक हद तक ही रहा था। उसने खुद को कभी भी इस हद से आगे तजावज़ नहीं करने दिया था। बहुत सी लड़कियों ने उसकी पर्सनैलिटी और स्टेटस से मुतासिर होकर उससे ताल्लुक़ बनाना चाहा था, लेकिन वो हमेशा इस काम से दूर रहा। हॉस्पिटल में अशमल को देखते पहली बार उसने किसी लड़की ने अट्रैक्ट किया था। उसे अशमल का इग्नोर करना बहुत बुरा लगा था, जिस वजह से उसे जानबूझकर चिढ़ाने लगा था। अशमल की बदतमीज़ी अपने लिए कहे गए सख्त अल्फाज भी हैरत अंगेज़ तौर पर उसे बुरे नहीं लगे थे। इसी दौरान उसके दिन ने पहली बार किसी लड़की को पाने की ख्वाहिश की थी। वो अशमल को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वो उसे पूरी इज्जत के साथ अपनाना चाहता था, लेकिन अशमल और उसके घर वालों के रवैये की वजह से ज़िद में आकर उसने गलत कदम उठाया, जिसके लिए उसे अब भी कोई पछतावा नहीं था। अशमल की इतनी शदीद नफरत देखकर उसे लगा था कि वो कभी भी उससे की मोहब्बत हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी कॉल और जिस तरह अस्मा बेगम ने उससे बात की थी, अहान के अंदर एक उम्मीद पैदा हो चुकी थी।